हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम ये कोल इंडिया लिमिटेड का MT HR का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इसका क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ये आपका 4 पार्ट में कवर किया जाएगा पूरे क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पेपर को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड और उसका ऑप्शंस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बराबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन से रहता है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ से आपका बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लेबर लॉज या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के MCQs के PDF चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का कोल इंडिया लिमिटेड MT HR 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का पार्ट 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज द कोल इंडिया लिमिटेड 2020 question paper. Which one of the following factors does not influence span of management? So here are the options: nature of subordinates, या फिर conflict between superior and subordinate, communication techniques, या फिर technology। तो span of management को हम बोलते हैं span of control भी बोलते हैं, और span of सुपरविजन या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करता है, जैसे कि आपका नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, या फिर आपका टेक्नोलॉजी, या फिर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर आपका प्लानिंग और स्टाफ असिस्टेंस। ये सब आपका डिटरमाइन करता है, ये सब आपका फैक्टर्स है जो कि आपका डिटरमाइन करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कहीं कहीं पे भी नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम जनरल मैनेजमेंट के अंदर आपका पाएंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में दिया गया है, तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं चीजें। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, हियर ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन एंड ह्यूमन बींग्स आर इट्स कंपोनेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन को ये यहाँ पे एक मशीन के रूप में लेता है और ह्यूमन बींग्स इसका कंपोनेंट्स है। तो ये थ्योरी बेसिकली 4 पिलर्स के अराउंड बिल्डअप हुआ है। पहले तो आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, देन आपका है स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस, देन आपका है स्ट्रक्चर, देन आपका है स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चारों इस थ्योरी का पिलर्स हैं, ये चारों इस थ्योरी का स्ट्रेंथ है या फिर कंपोनेंट्स हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन को मशीन या फिर ह्यूमन बींग्स इसका कंपोनेंट्स रहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया क्लोज्ड सिस्टम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल के अंडर आपका आता है? डायरेक्टिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि आपका यूनिटी ऑफ कमांड है, बाकी तीनों यहाँ पे डायरेक्टिंग के अंदर आता नहीं है, तो यही आपका आंसर है। तो और भी बहुत सारे डायरेक्टिंग के अंदर आता है, जैसे कि आपका हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे आपका दिया गया है। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी आपका आता है डायरेक्टिंग के अंदर। एफिशिएंसी, यहाँ पे डायरेक्शन में आपका कितना एफिशिएंसी, ये भी आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्ट सुपरविजन भी आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर। और आपका अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल जो है, ये भी आपका आता है डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। और आपका मोटिवेशन टेक्निक्स, ये भी आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर। तो ये सारे आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पे आपका यूनिटी ऑफ कमांड भी आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैनेजमेंट एज ए सिस्टम एम्फासाइजेस ऑन। तो मैनेजमेंट एज ए सिस्टम कौन से चीजों पे यहाँ पे एम्फासाइज करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव। तो ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर यहाँ पे मैनेजमेंट एज ए सिस्टम हम किसको बोलेंगे? ए कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली, व्हिच इज ए कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। ए कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड फोकसेस ऑन सपोर्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे ये मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट को फोकस करता है, साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करता है, कैसे आप परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे।
आपका ऑब्जेक्टिव्स को, मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंस। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के आपका 5 शेड्यूल है, तो 5वां शेड्यूल क्या यहाँ पे डिफाइन करता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपका आएगा, और इंटरव्यू में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में आपको आइडिया के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो शेड्यूल के बारे में पूछना तय है। तो हम यहाँ पे 5वां शेड्यूल देख लेंगे। पहला शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 1 आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देन शेड्यूल 2 आपका क्या है, मैटर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स। देन शेड्यूल 3 आपका क्या है, मैटर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। देन आपका शेड्यूल 4 है नोटिस फॉर कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेंज। यहाँ पे नोटिस दिया जाता है कंडीशंस ऑफ सर्विस अगर चेंज हुआ तो। देन आपका आता है 5वां शेड्यूल जो कि आपका है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस दिया गया है, ये आपका 5वां शेड्यूल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेजल बेस्ड ऑन रिजल्ट्स इज बेस्ड ऑन। तो रिजल्ट के ऊपर जो अप्रेजल यहाँ पे बेस किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमबीओ या फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या फिर आपका जो एमबीओ है, ये बेसिकली सारे मेंबर्स को एक गोल सेट किया जाता है और उसके हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है और वो गोल को अचीव किया जाता है। तो ये आपका है एमबीओ, जो कि आपका है अप्रेजल बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैनेजमेंट थ्योरी फेल्स बिकॉज इट लैक्स ए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो मैनेजमेंट थ्योरी क्यों यहाँ पे फेल होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे मैनेजमेंट थ्योरी यहाँ पे इसीलिए फेल हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है, तो इसी हिसाब से ये मैनेजमेंट थ्योरी फेल कर जाता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज फाउंड इन समवन हु इज मोटिवेटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ परफॉर्मिंग ए टास्क। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ सेटिस्फैक्शन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिलता। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलेगा, जब आप कोई भी काम परफॉर्म करते हुए एंजॉय करोगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हमारा स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे हैं, हम क्रिकेट की एग्जांपल ले सकते हैं या फिर हॉकी की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये उसी स्पोर्ट्स को खेलते हुए एंजॉय करते हैं, तो वो उनको सेटिस्फाई देता है, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अप्रेजल सिस्टम इज मोर रिलेवेंट फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए कौन से अप्रेजल सिस्टम यहाँ पे मोर रिलेवेंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल है, करंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ग्रेडिंग सिस्टम या फिर फोर्स्ड चॉइस सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है पोटेंशियल अप्रेजल, क्योंकि आपको पोटेंशियल देखते हुए यहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है। आपका पोटेंशियल है या फिर आपका एबिलिटी है, कोई भी प्लेस को आप प्रमोट किए जाते हो, अगर उस प्लेस में अगर आपको प्रमोट करने के लिए अगर आपका एबिलिटी है तो ही आपको प्रमोट किया जाएगा। तो एबिलिटी कौन से अप्रेजल में टेस्ट किया जाता है, आपका पोटेंशियल अप्रेजल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कौन सा यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन का एक मेथड नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट मेथड, ग्रेडिंग मेथड, रैंकिंग मेथड, साथ ही साथ फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये भी आपका एक जॉब इवैल्यूएशन का, ये चारों मेथड है, 4 मेथड ही है आपका जॉब इवैल्यूएशन का। यहाँ पे फील्ड रिव्यू मेथड आपका जॉब इवैल्यूएशन का नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैरियर प्लानिंग सर्व एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। कैरियर प्लानिंग यहाँ पे किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, कैरियर प्लानिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा उस हिसाब से ही आपका कैरियर को ग्रोथ मिलेगा। तो कैरियर प्लानिंग आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का बिल्डिंग ब्लॉक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन ए स्ट्राइक ए नोटिस ऑफ हाउ मेनी डेज इज गिवन टू द मैनेजमेंट। तो स्ट्राइक करने से पहले, स्ट्राइक को प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे कितने दिन का नोटिस यहाँ पे दिया जाता है मैनेजमेंट को। तो वर्कर्स यहाँ पे 14 डेज का नोटिस यहाँ पे देता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच कैटेगरी डज ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग। तो यहाँ पे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, बिकॉज ए फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज ए रैपिडली चेंजिंग अडेप्टिव एंड टेम्पररी सिस्टम organized around problems to be solved by group of relative strangers
विथ डाइवर्स प्रोफेशनल स्किल्स। तो यहाँ पे जो फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या होता है कि टेम्पररी सिस्टम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सब टर्म आपको याद रखना चाहिए, टेम्पररी सिस्टम। देन यहाँ पे जो भी रैपिडली चेंजिंग आपका एनवायरनमेंट होता है, ये सारे एनवायरनमेंट में ये आपका अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स से, डाइवर्स प्रोफेशनल स्किल्स से यहाँ पे प्रोफेशनल को लिया जाता है और ये फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्पररी बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। Which one of the following is a feature of good plan? तो यहाँ पे अच्छे प्लान का फीचर क्या है? अच्छे प्लान में आपको बेसिकली कंसिस्टेंसी ही दिखेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following factors is not associated with intergroup conflict? तो कौन सा यहाँ पे फैक्टर जो कि आपका इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो यहाँ पे जो तीनों आपका आंसर्स नहीं है, ये तीनों आपका एसोसिएटेड हैं क्योंकि ये आपका इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का सोर्सेस हैं। तो और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि आपका टास्क, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और भी 6 सोर्सेस में आपको बताऊंगा ये तीनों के छोड़ के। यहाँ पे आपका है टास्क, इंटरडिपेंडेंस, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपका डिफरेंट एटीट्यूड या फिर परसेप्शन, ये भी आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिग्विटीज, ये भी आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स हो सकता है। या फिर इंट्रोडक्शन टू चेंज, अगर आपका कोई भी चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके हिसाब से आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपका फाइनली आपका है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर आपका यहाँ पे ग्रुप के बीच में है तो ये अभी आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। तो वर्टिकल रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी फैक्टर या फिर सोर्सेस नहीं है जो कि आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वर्टिकल रिलेशनशिप। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कौन से प्रिंसिपल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स होता है। पहले तो आपका यहाँ पे 3 प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे और 2 प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगिनिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। ये दोनों प्रिंसिपल भी आपका है कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल के अंडर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंडर नहीं आता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 केम इनटू फोर्स ऑन? तो यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट पूछा गया है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का। तो यहाँ पे आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो वहाँ पे आपका एनफोर्समेंट डेट और एनैक्टमेंट डेट के नाम से 2 वीडियो आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा। तो वहाँ पे सारे एक्ट का आपका एनफोर्समेंट डेट और एनैक्टमेंट डेट, जो भी आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपका एग्जाम्स में आता है, वो सारे एक्ट का एनफोर्समेंट और एनैक्टमेंट डेट आपका दिया गया है। तो वहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का एनफोर्समेंट डेट यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका है 16 सितंबर 1972। Then the next question, which of the following is not associated with Potter and Lawler motivation model? तो पॉटर एंड लॉलर का जो मोटिवेशन मॉडल है यहाँ पे क्या यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है? यहाँ पे इक्विटी एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि इक्विटी आपका एसोसिएटेड है एडम्स इक्विटी थ्योरी में, ठीक है। एडम्स इक्विटी थ्योरी में आपका एसोसिएटेड है इक्विटी। तो पॉटर लॉलर में यहाँ पे आपका एसोसिएटेड है इफोर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन आपका रिवार्ड है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्रिएटेड? तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किसको हम बोलेंगे? जहाँ पे आपका मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस या फिर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, तो जो कि आपका इनडायरेक्टली बोलता है ये आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इसका आंसर आपका है हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज? यहाँ पे क्या यहाँ पे ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज ये इसका एक्सप्रेशन है। तो अगर कोई भी चेंज आपका आएगा, पहले तो आप उसको रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, जो मेथड आप डेली यूज करते हो, अगर कोई चेंजेस वहां पे आया तो वहां पे आपको डिफिकल्टीज होगा वो मेथड को दोबारा सीखने के लिए, जो भी नया मेथड आएगा। तो उसी हिसाब से आप पहले रेजिस्ट करोगे, तो ये आपका पहला ह्यूमन नेचर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, रेजिस्टेंस। देन
the last 5 questions. We are entering into the last 5 questions of today's video. Elimination of jobs from an organization is called delayering, डाउनसाइजिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका जॉब को एलिमिनेट किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाउन साइजिंग. ये आपका बार बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस. तो जॉब एनालिसिस का क्या यहाँ पे पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस का पार्ट, ये जो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है ना, ये आपका है जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन आपका है रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, आपका जहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है उसको हम बोलेंगे जॉब इवैल्यूएशन. तो जॉब एनालिसिस हम कहाँ पे बोलेंगे, जॉब एनालिसिस आपका है ओवरऑल वर्थ ऑफ द जॉब इज जॉब एनालिसिस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो पहले हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. देन नेक्स्ट आपका है ह्यूमन स्किल्स एंड देन नेक्स्ट आपका है टेक्निकल स्किल्स. क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पे प्लानिंग करना होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लेना होता है, डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो उसी हिसाब से कॉन्सेप्चुअल स्किल्स उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए. उसके बाद उनका ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बेसिकली एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है, तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स बहुत कम यहाँ पे देखा जाता है, कम चाहिए होता है बेसिकली. Then the next question, as per which section of Industrial Disputes Act 1947 a lockout declared in consequences of an illegal strike or a strike declared in consequences of an illegal lockout shall not be deemed to be illegal. तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में आपका जो दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो यहाँ पे अगर कोई लॉकआउट डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर अगर इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई एम्प्लॉयर लॉकआउट डिक्लेयर करता है, या फिर अगर कोई एम्प्लॉयर यहाँ पे इलीगल लॉकआउट कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स में अगर कोई वर्कर यहाँ पे स्ट्राइक डिक्लेयर करता है, तो उसको हम इलीगल मानेंगे नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेक्शन 24 में आपका इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है. देन हम देखते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, डैश इज द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज आर फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व्ड इन, कनेक्टेड टू एंड कमिटेड टू गेटिंग देयर जॉब्स डन. तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे है आपका जॉब एनरिचमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब एंगेजमेंट या फिर जॉब एक्सटेंशन. तो यहाँ पे जॉब इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ. यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है जॉब एंगेजमेंट, क्योंकि जॉब इन्वॉल्वमेंट में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ आप फिजियोलॉजिकली आपका इन्वॉल्व आप होते नहीं हो, यहाँ पे आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलता है काम करने के समय ही. तो यहाँ पे जॉब एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो आपका होता है, जॉब एंगेजमेंट से ही आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट आता है और जॉब इन्वॉल्वमेंट से ही आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आता है. तो यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय को बस एंगेज ही किया जाता है. एम्प्लॉय अपने काम से खुश हो या ना हो, उसको उस काम को कंप्लीट करना है, ठीक है. और जॉब यहाँ पे जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन को शो करता है. एक्टिवली अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो उसको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में. और एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आपका क्या होता है, पैसिव एक्सेप्टेंस होता है जॉब का. कोई भी काम अगर उसको बस एक्सेप्ट करना है कि मुझको ये काम करना है, वो बस एंगेज रहता है अपने काम को बस कंप्लीट करता है. मियर कंप्लीशन ऑफ जॉब, इट डिटरमाइंस द मियर कंप्लीशन ऑफ जॉब, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट. तो ये सारे टर्म्स आपका इंपॉर्टेंट है. फिजियोलॉजिकल इन्वॉल्व इन, कनेक्टेड टू एंड कमिटेड टू गेटिंग देयर जॉब्स डन. यहाँ पे कहीं पे भी आपका सेटिस्फेक्शन मेंशन ही नहीं किया गया. अगर सेटिस्फेक्शन मेंशन किया होता तो यहाँ पे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता, तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया नहीं है, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है. तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ. 25 क्वेश्चंस उसमें भी कवर किए जाएंगे. तो उस समय तक जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. जल्दी नए वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस और कवर करेंगे, और 4 वीडियो में ये जो कोल इंडिया का पूरा क्वेश्चंस आपका कवर कर देंगे. तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.